चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, मैं अपना जरिया बदल दूंगा। जो मुझे आज नकारा समझते हैं, एक दिन मैं उन सब का नजरिया बदल दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आजकल हम समास पढ़ रहे हैं। मेरा चैनल नया है, मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे पता है कि आप सबका प्यार मिल रहा है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं, हम सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे बुराई करते हैं, तो उनके लिए मैं कहना यही चाहूँगा कि लोग मेरे पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग मेरे साथ हैं ना। लोगों का काम कहना है, कहते रहेंगे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं। आजकल समास शुरू किए हैं, हम समास पढ़ रहे हैं। और समास में मैंने आपको पिछली वीडियो में खूब समझाने की कोशिश की थी कि समास में एक समस्त पद होता है, उसके बाद पूर्व पद होता है, फिर उत्तर पद होता है और समास का विग्रह होता है। तो अब समस्त पद क्या होता है, मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है कि समास विधि से बना हुआ, समास विधि से बना हुआ नया शब्द जो होता है उसे हम समास कहते हैं। समास विधि से बने हुए नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। खूब अच्छी तरीके से समझिए, समस्त पद क्या होता है। समास विधि से बना हुआ जो नया शब्द होता है हमारा, वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है। पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद समस्त, जब हमने किसी समास का से नया शब्द बना दिया, जब समास के जरिए नया शब्द बन गया तो उस समास के दो पद होते हैं। जैसा कि उसमें पहला पद, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको। सपोज करिए मैंने लिया राम कुमार, मैं लेता हूं घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ठीक है। तो इसमें जो घोड़ा है वो हो गया पूर्व पद। क्या हो गया। पूर्व पद। और जो गाड़ी है ये हो गया उत्तर पद। ठीक है। तो यहां पे पूर्व पद हमें पता चल गया कि कौन सा है, और उत्तर पद कौन सा है ये हमको पता चल गया। हमने जाना समस्त पद क्या होता है। समास विधि से बना हुआ नया शब्द जो होता है वो समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद क्या होता है। आपने देखा कि ये जो घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा है ये पहले आया है, इसलिए ये पूर्व पद है। जो बाद में आया है गाड़ी, वो उत्तर पद है। इसके बाद में आता है समास का विग्रह। जब हम समस्त पद का विस्तार करते हैं तब समास का विग्रह होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्त पद का जो विस्तृत रूप होता है उसे समास का विग्रह कहा जाता है। ठीक। अब बात आती है, हमको खास चीजें पढ़नी है। समास में क्या है, तो समास में सबसे पहले तो समस्त पद हो गया, वो हमने जान लिया। फिर पूर्व पद क्या होता है वो हमें सीख लिया कि क्या होता है। फिर उत्तर पद क्या होता है हमने वो भी जान लिया। और फिर हमने जाना कि समास का विग्रह क्या होता है। ठीक है। अब बात आगे चलती है। आगे क्या होता है समास के प्रकार। हालांकि मैं इसको कल बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी आज हम चर्चा करते हैं इस पे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहली बात तो एक में पूर्व पद प्रधान होता है, उसका नाम है अव्ययी भाव समास। पहले नंबर एक पे हम ले रहे हैं अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास जो है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए,
जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो समास होता है अव्ययी भाव। ठीक है, वहीं पे जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास। ठीक, अब बताना आपको यह है कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है द्विगु समास और उसके बाद दूसरे भेद का नाम है कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए जाकर के चार। फिर पांचवा समास जो हमारा है उसका नाम है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। ये हमारा पांचवा समास हो गया जाकर के द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है जो छठा है, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो पूर्व पद ना तो उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता है। कहने का मतलब है कि पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इन दोनों में कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद इसका प्रधान होता है। जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। खास करके हिंदू देवी देवताओं के नाम इसी बहुव्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, हमने इतना सब जान लिया समास कितने प्रकार के होते हैं। समास चार प्रकार के होते हैं। पहली बात अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के दो भेद हो गए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इन तीनों में उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला समास हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद में अगला जो छठा समास है उसका नाम है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास। मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं और फिर से लिख लेता हूं परिभाषा को, और फिर हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास को। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहला समास अव्ययी भाव समास। आ माने नहीं, पहले इसकी परिभाषा से ही समझ लेते हैं। यह है अव्ययी। अव्ययी का अर्थ है जिसका आ माने नहीं और व्यय का अर्थ है खर्च, कोई खर्च जहां ना हो। अव्ययी मतलब होता है, अव्ययी को आप अविकारी भी कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं अविकारी, जिसमें कोई भी विकार ना उत्पन्न हो, जो ज्यों का त्यों रहे, जिसमें कोई विकार ना किया जा सके, वो शब्द अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। परिभाषा कहती है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, अविकारी हो, जिसके लिंग कारक में कोई फेरबदल ना किया जा सके, कोई परिवर्तन ना किया जा सके, जो पूरी तरीके से अव्यय है, और वही जो अव्यय है वही प्रधान भी है। जो अव्यय है उसी की प्रधानता भी हो। फिर से समझने की कोशिश करिए। मैं बता रहा हूं कि जिस समास का पूर्व पद, पहला पद, या जिसे हम कहते हैं पूर्व पद, ठीक है,
तो जिस समास का पूर्व पद या पहला पद क्या है, अव्यय है, पूर्व पद अव्यय है, अर्थात जो अविकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ काटा छाटा नहीं जा सकता, जो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ऐसे शब्द जो अव्यय शब्द है, और उसी अव्यय शब्द की प्रधानता होती है, तब ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तब ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, हमने इस परिभाषा में देखा कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसी पूर्व पद की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक और बात, जो अव्यय है वो अविकारी है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जो ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे, और उसी अव्यय शब्द की इसमें प्रधानता होती है। इसी बात को अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो अब पहचान की बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान इसकी क्या है, देखिए पहचान ये है, मैं पहचान बता रहा हूं, कैसे जानेंगे कि समास अव्ययी भाव समास है, तो उसकी एक पहचान है कि इसका जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है, उसकी शुरुआत होती है उपसर्ग से। उसमें क्या लगा होता है, उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग जैसे अनुपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है ना। तो इस तरीके से उपसर्ग जिनमें लगे मिलते हैं, पूर्व पद में उपसर्ग होगा और पूर्व पद अव्यय होगा, अविकारी होगा, और उसी अव्यय शब्द की, उसी अविकारी शब्द की प्रधानता होती है। वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए उदाहरण है, हमने लिखा प्रतिदिन। ठीक है, अब ये हमारा जो शब्द है प्रतिदिन, अब देखिए इसमें जो ये प्रति है, देखिए ये उपसर्ग है ना। अब दिन तो दिन होता है, इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये जो प्रति है, एक शब्द ये है और दूसरा शब्द दिन है। तो जो प्रति है ये हमारा है पूर्व पद। क्या है, पूर्व पद है। प्रति जो है वो पूर्व पद हो गया, और जो दिन है वो उत्तर पद हो गया। ठीक है, प्रति पूर्व पद हो गया, दिन उत्तर पद हो गया। अब ये जो प्रति है, जो हमारा पूर्व पद है, ऐसे हम दिन की कहते कि दिन, तो दिन का मतलब कोई भी दिन, लेकिन अब लिखा हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का अर्थ हो गया प्रत्येक दिन। क्या हो गया, प्रत्येक दिन हो गया। अब ये जो प्रति है, इससे प्रत्येक बन गया। क्या बन गया है, प्रत्येक दिन। इसलिए इस प्रति में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, इसके किसी रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और इसका जो पूर्व पद है वो पूर्व पद हो गया, और पूर्व पद अव्यय हो गया, पूर्व पद अव्यय हो गया, और इसी की प्रधानता भी हो गई है ना। तो अब कह सकते हैं कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, तब समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि हमने लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति अव्यय है, और दिन के साथ जुड़ करके अब वो प्रत्येक दिन हो गया है। ठीक है, तो अब और हम आपको समझा रहे हैं और उदाहरण बता रहे हैं।
हमने लिखा था प्रतिदिन, हमने लिखा प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन, ठीक है। अब यहां पर जो प्रति है वो हमारा उपसर्ग है और वही अव्यय हो गया है। अभी दूसरे शब्दों को ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा यथाशक्ति, यथाशक्ति जिसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा पूर्व पद है वो यथा है, यथा एक उपसर्ग है हमें पता है, इसलिए और यथा की ही यहां प्रधानता है, इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस शब्द में आजीवन, आजीवन, आजीवन में आ जो है वो उपसर्ग है, यथा में यथा उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। आजीवन का अर्थ हो गया पूरा जीवन, ठीक है। अनुरूप, रूप के योग्य, यहां पर अनुपसर्ग लग गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जितने भी हम उदाहरण यहां पर लिख रहे हैं, इन सभी उदाहरणों में जो हमारा पूर्व पद है वो अव्यय। हर बार हर उदाहरण में हम जितने भी अभी तक यहां जितने भी उदाहरण हमने लिखे हैं उन सब में दो पद, एक पूर्व पद और उत्तर पद। हर शब्द का जो पूर्व पद है वो अपने आप में अव्यय है और अव्यय होने के साथ साथ उसकी पहचान अगर देखें तो वो उपसर्ग है, ठीक। और इसी उपसर्ग की या इसी अव्यय शब्द की ही प्रधानता है, जैसा कि समास की परिभाषा कहती है कि पूर्व पद अव्यय होगा और अव्यय जो होगा शब्द पूर्व पद उसी की प्रधानता होगी। तो आज हमने जाना कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पूर्व पद अव्यय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय होता है अर्थात अविकारी होता है और उसी शब्द की पूर्व पद की ही प्रधानता होती है। पहचान हमने जानी कि उसमें पहचान ये होती है कि ऐसे जो शब्द होते हैं उनका जो पूर्व पद होता है वो खास करके उपसर्ग से शुरू होते हैं, ठीक। जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, ऐसे करके तमाम हो सकते हैं। जैसे ला इलाज, ला इलाज, इसमें उर्दू का ये ला उपसर्ग लगा हुआ है। आमरण, इसमें आ उपसर्ग हो गया। अतिथि, इसमें आ उपसर्ग हो गया। ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास है, इसमें जिनका पूर्व पद अव्यय है और इसी अव्यय शब्द की पूर्व पद की ही प्रधानता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपने देखा होगा और अव्ययी भाव समास को खूब अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके पुश कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लोग बुराई कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग हंस रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आप सब है ना मेरे साथ में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं ना जब आप अच्छा करते हैं ना तो पूरी कायनात तुम जो चाहते हो उसको दिलाने में आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो इसी भरोसे के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो दूसरे समास हैं, जैसे हमने आज अव्ययी भाव समास पढ़ा, तो अगली वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।